हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, लेकिन इसका एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको इन डेप्थ अच्छे से हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, उसमें से आपके ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन इसी लेक्चर से निकल जाएंगे। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम उन पार्ट्स को भी एक एक करके स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहने को तो ब्रीफ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करते हैं, ये एक एक्ट क्या है। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है। क्या ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, क्या ये कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, क्या ये कोई लेजिस्लेटिव एक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस तरह से आ सकता है। तो ये क्या है, ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में ये पास किया गया है। ओके, तो ये बात याद रखना, पार्लियामेंट्री एक्ट है। इसके अंदर क्या क्या है, 5 शेड्यूल्स हैं, देख लेंगे हम वो कौन कौन से हैं। 14 पार्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। और 103 सेक्शंस हैं, इनको भी हम देख लेंगे। अब ये एक्ट लाया किस लिए गया था, पर्पज़ क्या था ये एक्ट लाने का। तो पर्पज़ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड करना था। एक बनी आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी आपकी लद्दाख। ओके, क्योंकि आपको मालूम होगा पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 3 कि वो रीड्रॉ कर सकती है पूरे इंडिया के मैप को। आई बात समझ। तो इसीलिए इस पावर का इस्तेमाल करते हुए जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है आज की, एक टाइम पे स्टेट हुआ करती थी, 2019 तक स्टेट थी, और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक उसका जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा और दूसरा लद्दाख वाला हिस्सा, दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। अब ये एक्ट कहाँ पर आया था। अब देखो, ये एक पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो इसके लिए उसे कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह। तो इसको आप किसी भी हाउस में ला सकते हो, आप लोकसभा में भी ला सकते हो, आप राज्यसभा में भी इसे ला सकते हो। ओके, तो इसे लाया गया था राज्यसभा में, पहले यहाँ पर पास हुआ, फिर अगले दिन ये लोकसभा में पास हो, और फिर उसके 2-3 दिन के बाद प्रेसिडेंट के एसेट इसे मिले, और कुछ दिन के बाद ये बिल जो था एक्ट बन के पास हो गया, तैयार हो गया। तो ये बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के दोबारा। कब, 5 अगस्त 2019, और इसी दिन ये पास हुआ था। फिर इसके बाद अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा ने भी इसे पास किया। अब अगर लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर इसको 370 वोट मिले थे इसके फेवर में, और 70 वोट इसके अगेंस्ट थे। अब ये 370 आप आर्टिकल 370 से भी याद रख सकते हो। ओके, इसके बाद 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के भी एसेट इसे मिल जाते हैं, और फाइनली ये जो बिल था ये एक एक्ट बन जाता है, और ये फोर्स में कब आता है, 31 अक्टूबर 2019 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स में आने का मतलब है कि अब जो इसके अंदर प्रोविजन थे वो फोर्स में आ गए, वो अब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट हो जाएंगे क्या, इम्प्लीमेंट हो गए। ओके, अब आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी उसके पास अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, बहुत से लोगों को मैंने देखा ये कन्फ्यूजन रहती है कि आर्टिकल 370 जो है वो समझते हैं ये शायद जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था ये उसका आर्टिकल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसका आर्टिकल था। आई बात समझ। था क्या, अभी भी वहाँ पर है, टेक्स्ट में ये है। ओके, ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं है, टेक्स्ट में ये अभी है। ओके, कंटिन्यू टू रिमेन इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में अभी भी ये है, लेकिन ये इन ऑपरेटिव है। ओके, तो इसके ज़रिए क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था। आई बात समझ। अब यहाँ पर क्या होता है, 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था। ओके, जिसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। इसके ज़रिए 35A लाया गया था, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, तो वो सारी पावर जो है आर्टिकल 35A इसकी अगर बात करें 35A की, तो ये तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, इसको हटा लिया गया था। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2019, जिसके ज़रिए इसे 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था। तो ये स्लाइड पढ़ लेना आप खुद ही, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। अब शेड्यूल की बात करते हैं, कौन कौन से शेड्यूल हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा टोटल कितने शेड्यूल हैं, तो टोटल 5 शेड्यूल हैं। ठीक है, टोटल 5 शेड्यूल हैं, 14 पार्ट है और 103 सेक्शन है। अब इन शेड्यूल्स के बारे में देखते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शेड्यूल 1 की बात करें तो ये आपकी बात करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है आपकी? राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं उनकी बात हो रही है इसमें। शेड्यूल सेकंड में आपकी बात हो रही है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी जो लोकसभा के आपके एमपीज़ होंगे उनकी बात हो रही है। शेड्यूल थर्ड में आपकी एमएलएज़ की बात, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एमएलएज़ उनकी बात हो रही है। शेड्यूल 4 में ओथ्स और एफर्मेशंस इनकी बात हो रही है। शेड्यूल 5 में जो सेंट्रल लॉज हैं जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अब और लद्दाख में एप्लीकेबल होंगे उनकी बात हो रही है, जिनकी टोटल लेंथ कितनी है? 106 है। यानी जो सेंट्रल लॉज अप्लाइड होंगे, देखो शेड्यूल 5 की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल लॉज जो अब यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होंगे वो टोटल कितने? 106 हैं। स्टेट लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनको रिपील कर दिया गया, वो कितने हैं? 153। ओके। और गवर्नर एक्ट, अब गवर्नर के टाइम पे जब यहाँ पर स्टेट के अंदर गवर्नर ने भी कुछ एक्ट पास किए होंगे, तो वो जो रिपील किए गए हैं गवर्नर एक्ट, वो कितने रिपील किए गए हैं? 11। इसके बाद जो स्टेट लॉज कंटिन्यू रहेंगे, कुछ स्टेट लॉ जो स्टेट के टाइम पे बनाए गए थे लेकिन वो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कुछ गवर्नर एक्ट भी होंगे, वो टोटल कितने हैं? 166 हैं। ये सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। ओके। तो शेड्यूल 1 आपकी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा उनकी बात कर रहा है। शेड्यूल 2 आपका लोकसभा के मेंबर्स की बात कर रहा है। शेड्यूल 3 आपकी एमएलएज की बात कर रहा है। शेड्यूल 4 आपकी ओथ्स की बात कर रहा है, ओथ्स और अफर्मेशन की बात कर रहा है। और शेड्यूल 5 उन लॉज की बात कर रहा है सेंट्रल के, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए जाएंगे, अप्लाई होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अब थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानते हैं, ये कैसे बनी। पहले थोड़ा सा लद्दाख के बारे में जानते हैं क्योंकि लद्दाख का थोड़ा सा ही है। ओके। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट किस एक्ट की बात हो रही है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके सेक्शन 3 के अंदर जो है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया है। अब इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे, सिर्फ 2। ओके। एक आपका करगिल होगा, एक आपका लेह होगा। पहले करगिल और लेह ये किसके डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे? ये जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। लेकिन अब ये किसके डिस्ट्रिक्ट होंगे? अब ये जस्ट अ सेकंड। ओके, अब ये किसके डिस्ट्रिक्ट होंगे? अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट होंगे। ओके। विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई, ये बाई है। ओके। तो इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको एडमिनिस्टर करेगा। यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले बाई कैमरल हुआ करता था ना, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहाँ पर अब क्या होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल तो नहीं होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर होगी। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा, एमएलएज होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, ये याद रखना। और इनकी लोकसभा में सिर्फ 1 सीट होगी। ये है थोड़ा सा लद्दाख के बारे में। अब हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब उसको लद्दाख को बनाया है सेक्शन 3 और इसको बनाया है सेक्शन 4 के अंदर। किस एक्ट के? इसी एक्ट के, सेम एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 4 के अंदर इसको क्रिएट किया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मतलब एरिया कितना आएगा? तो सारा का सारा एरिया आएगा, जम्मू एंड कश्मीर का जितना एरिया था वो सारा आएगा, लद्दाख और करगिल वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको छोड़कर। ओके। यानी ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो लद्दाख वाला जो हिस्सा था जिसमें आपका करगिल और लद्दाख आता था, उसको छोड़कर बाकी जितना भी एरिया बचता है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ओके। अब गवर्नर यहाँ पर पहले हुआ करता था, गवर्नर की जगह यहाँ पर कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर आर्टिकल 239A। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इनकी हमने देखा था लद्दाख की, अगर हम बात करें तो लद्दाख की हमने देखी थी लोकसभा में कितनी सीट होंगी? सिर्फ 1 सीट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो इनकी लोकसभा में कितनी सीट होगी? 5 सीट होगी। और राज्यसभा में इनकी कितनी सीट्स होंगी? 4 सीट होंगी। तो लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4। उसके बाद यहाँ पर ये जो मॉडल बनाया गया है, किस मॉडल पे ये बेस है? तो ये पुडुचेरी वाले मॉडल पे बेस है, अंडर आर्टिकल 239A। यानी वहाँ पर क्या होता है? एक चीफ मिनिस्टर होता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है पुडुचेरी मॉडल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा, एमएलएज होंगे, यहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो ये अंडर आर्टिकल 239A जो पुडुचेरी मॉडल है, जिस तरह से वहाँ पर है, दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जम्मू एंड कश्मीर को रन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करेगा जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे मैंने पहले कहा अंडर आर्टिकल 239A, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भूल नहीं जाना। जम्मू एंड कश्मीर को क्या होगा? अब सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, काउंसिल नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था आपको पहले, क्या था ये? बाई कैमरल का मतलब क्या था? 2 हाउस हुआ करते थे यहाँ पर। एक आपका अपर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा आपका लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर आपका सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर नहीं होगी। फिर इसके बाद असेंबली। अब ये जो असेंबली, इसके अंदर टोटल कितनी सीट्स होंगी? 107 सीट्स होंगी। ये एग्जाम में आया भी था। और इन 107 में से 24 सीट जो है वो वैकेंट रहेंगी, किसके लिए? पीओके के लिए। रिजर्वेशन होगी एसटीज़ और एससीज़ के लिए भी रिजर्वेशन होगी।
2 वुमेन्स को नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दोबारा, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ओके, और यहाँ पर जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, पहले कितने का होता था, 6 साल का, लेकिन अब 5 साल का रहेगा। एमएलएज की बात करें तो इनकी एज मिनिमम 24 होगी। ओके, यानी आप अगर 24 आपकी एज है, आप एक एमएलए के इलेक्शन के लिए आप उठ सकते हो। और एमएलएज को इलेक्ट होने के बाद जो इन्हें ओथ देनी होगी वो किसके सामने देनी होगी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इनकी ओथ एडमिनिस्टर करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करें, ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर टोटल कितनी स्ट्रेंथ होगी, 10%। टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 10% जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे, और इसके अंदर सीएम को भी इंक्लूड रखा जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये मैंने आगे से कुछ रेफरेंसेस दिए हुए, ये इसका क्या मतलब है, एक सेकंड में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है ना S14 to S13 ये सेक्शंस दिए हुए हैं, रेफरेंस मैंने दिए हुए। जैसे ये है, ये जो सीट्स की बात हुई, 4 सीट राज्यसभा में होंगी, 5, ये कहाँ पर लिखा हुआ, ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ। ये वाली बात कहाँ पे लिखी है, ये सेक्शन 13 में लिखी है। लेफ्टिनेंट एलजी जो है ये एडमिनिस्टर करेगा जम्मू एंड कश्मीर को, ये कहाँ पर लिखा है, तो ये सेक्शन 14 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। तो ये मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे बजट किसके अंदर दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करेगी किसके अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा टाइम के साथ साथ वो किसके अंदर दिया हुआ है। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप जो इसका मेन क्रक्स है ना वो अच्छे से समझो। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इनको छोड़कर वो लॉ हर एक के ऊपर बना सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्क्रीट लिस्ट के ऊपर तो बना सकती है। हाई कोर्ट दोनों यूनियन टेरिटरीज का कॉमन रहेगा, यानी जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो कॉमन रहेगा लद्दाख के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। रणबीर पिनल कोड की जगह अब इंडियन पिनल कोड 1860 जो है उसको रिप्लेस किया गया। जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड CPC, इसकी जगह क्या आएगा, सेंट्रल CPC। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी, अगर इनकेस नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर की बात करें, इसे अपॉइंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे जो मर्जी आएगी, इलेक्शन होंगे वो MLA बनेगा, और जिस तरह से प्रोसीजर, जिस तरह से आप समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर पे, उसी तरह से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट करता है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। ओके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसे भी यही अपॉइंट करेगा। ओके, इसके अलावा ये याद रखना है सेंट्रल राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जबकि पहले यहाँ पर क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009, तो इसकी जगह क्या आएगा, सेंट्रल RTI एक्ट 2005। ओके, तो ये था किसके बारे में, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया। आपको समझ आया होगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है किस तरह से रन होगा, किस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। ओके, आगे हम बात करेंगे जब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये जो पार्ट्स हैं ना 14 पार्ट्स, इनको हम बहुत अच्छे से और इन सेक्शंस को अच्छे से हम डिटेल में जानेंगे ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। लेकिन अगर आपने ये जो स्लाइड्स मैंने कही आपको इनको भी लिखोगे तो इसमें से मोर देन 5 10 में से मोर देन 5 आपके क्वेश्चन यहाँ से ही निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इसी के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।